हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में। किस राज्य ने तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये देने का ऐलान किया है पुरस्कार के तौर पर। अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है? 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला का नाम बताएं। यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है। एक विवाद है बहुत बड़ा। नीदरलैंड के बाद नॉर्वे में भी मीडिया के सवाल का जवाब न देने पर बहुत विवाद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान नीदरलैंड और भारत में कितने समझौते हुए और किस राज्य में सिल्लीगुड़ी जो चिकन नेक है उसकी जमीन को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया है, किस राज्य ने? और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या प्रबंधन नीति उसको जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है? मतलब कि आबादी बढ़ाने की नीति अब इस राज्य ने शुरू की है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। ये नई नीति जो है ना वो जारी की गई है। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, यही होगा तीसरे और चौथे बच्चे पर कैश रकम, बड़ी रकम वो दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी उसको जारी किया है। और उसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल जो है ना वो प्रमोशन या प्रोत्साहन कहिए, उसको देने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने अभी मई में ही ये ऐलान किया है। अब ये क्या है नई जनसंख्या प्रबंधन नीति? एक तो वित्तीय प्रोत्साहन है, जो मैंने बताया कि तीसरे पर 30,000, चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो भावी विकास हो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराना। ठीक है, और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो कहते हैं कि भविष्य में जनसंख्या ही वास्तविक धन होगी, और अभी भी है। अब पहले ये कहा जाता था कि आबादी बहुत बड़ी है तो बोझ है, लेकिन आज उसको ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, तो भविष्य में जनसंख्या ही वास्तविक धन है। और ये कहा, इसके साथ साथ एक योजना भी है, थल्ली की वंदनम योजना। उसमें यह है कि पिता को बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि जो है ना, जो पहले 15,000 रुपये दी जाती थी प्रति बच्चा, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि आखिर क्यों आंध्र प्रदेश की सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये नीति लानी पड़ी है? तो देखिए, ये जो है ना वो अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, इसके अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन बहुत बड़े हैं। देखिए, किसी भी आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल जो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, वो कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। ठीक है, यानी औसतन एक महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए। औसतन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तभी वो जनसंख्या जो है ना स्थिर रह पाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि जन्म हो रहे हैं, फिर डेथ भी हो रही है। तो अगर अचानक जन्म कम हो गया तो फिर भविष्य में क्या हो, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऐसे में आबादी का जो संतुलन है वो गड़बड़ा सकता है। तो यही कुछ देखा गया है आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में क्या है, और साथ में जो अधिकतर दक्षिणी राज्य है वहाँ पर TFR स्तर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, ये ध्यान रखिएगा, उसका लेवल 1.5 से लेकर 1.6 तक जा चुका है। मतलब 2.1 रहता है तो इसका मतलब है कि स्टेबल है, लेकिन उससे कम हो गया यानी 1.5 से लेकर 1.6 हो गया है TFR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज्य में आबादी बढ़ने की बजाय अब सिकुड़ने लगी है। ठीक है, सिकुड़ रही है। और जन्म अगर कम हो रहा है बच्चों का, तो सीधा असर होता है कि समाज में युवाओं की संख्या आगे भविष्य में घटने लगेगी और बुजुर्गों की संख्या 60+ की आबादी बढ़ने लगेगी। और इससे क्या होगा? आर्थिक बोझ भी होता है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अगर कम होगा तो फिर क्या होगा? टैक्स देने वाले भी कम होंगे, कामगार भी कम होंगे, और दूसरी तरफ बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो इस पर सरकार का खर्च और बढ़ जाएगा। तो लेबर शॉर्टेज हो सकता है। ऐसे में क्या होगा? उद्योग, एग्रीकल्चर और भविष्य में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं, इन सबको देखा जाता है। और इन सब चीज़ों को देखा चाइना ने भी, इसलिए वहाँ जो 1 चाइल्ड पॉलिसी था उसको फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी किया गया, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी किया गया चाइना में, जहाँ पर
जो आबादी है वो सिकुड़ती जा रही है। उसी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन सका। पहले चीन था, बाद में भारत हो गया, क्योंकि वहाँ पर चाइना में आबादी सिकुड़ने लगी है। तो इस तरह से उत्तर भारत में तो ठीक ठाक स्थिति है। उत्तर भारत में अभी ऐसी स्थिति है कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में और खासतौर पर जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर एक और मामला है, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल नुकसान का भी मामला है। देखिए, भारत में जो आगामी लोकसभा के सीटों का जो निर्धारण होना था, यानी परिसीमन होना था, सरकार तो चाह रही थी कि अभी परिसीमन हो जाए, लेकिन वो कानून जो है ना, वो महिला आरक्षण के नाम पे, लेकिन वो कानून पारित नहीं हो सका संसद में। तो अगला जो जनगणना है 2027 वाली, उसके बाद मतलब उसी के आधार पर जो है ना वो परिसीमन होगा, और फिर 10 साल बाद और होगा। तो जैसे कि उत्तर के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में जनसंख्या नियंत्रण में जो है ना उतना कठोरता नहीं बरती गई, ढिलाई बरती गई। तो वहाँ आबादी ज़्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा, उत्तर और दक्षिण का जो लोकसभा के जो सीटों का जो संतुलन है वो गड़बड़ा सकता है भविष्य में। ठीक है। तो दक्षिणी राज्यों में परिवार नियोजन को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया गया था। तो ऐसे में क्या होगा, जब परिसीमन होना है तो अगर उसमें नियम को लागू रखा जाता है पुराने वाले, जिसमें कि आबादी को ही माना जाता है, तो आबादी के अनुसार फिर क्या होगा, उत्तर में ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगे और दक्षिण में कम हो जाएंगे। तो इसका खतरा ये लोग देख रहे हैं, दक्षिण के राज्य। ठीक है। दूसरी बात है फाइनेंशियल कमीशन का। दरअसल जो फाइनेंस कमीशन होता है वो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करने में जनसंख्या को एक बड़ा महत्व देता है। तो अगर आबादी कम है तो दक्षिण के राज्यों को जो मिलने वाला केंद्रीय फंड है उसको, उसमें कमी की भी आशंका रहती है। ठीक है। तो यहाँ पूरी बात आप समझ चुके होंगे। मसला ये है कि पहले ये माना जाता था कि जनसंख्या अधिक है तो देश पर बोझ है, लेकिन आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसमें मानव को बोझ नहीं बल्कि एक मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यही कहते हैं कि भविष्य में जनसंख्या ही वास्तविक धन होगा, और इसी के तहत उन्होंने ये काम किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है दूसरा कि सबसे ज्यादा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। मुझे लगता है आप में से कईयों को पता होगा, क्योंकि ये हर साल ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपना ही। पिछले साल भी मैंने बनाया था ये खबर, ये क्वेश्चन, और उस वक्त 31वीं बार थी, और इस बार 32वीं बार इन्होंने जो है ना वो चढ़ाई की है। आंसर को कामी रीता शेरपा। ठीक है। एवरेस्ट मैन के रूप से नाम से जाने जाते हैं, और नेपाल के मशहूर पर्वतारोही हैं। ठीक है। तो गाइड भी हैं कामी रीता शेरपा। तो 32वीं बार वो एवरेस्ट पर फतह कर लिया उन्होंने। गाइड है मतलब कि लेकर जाते हैं, तो उनका भी तो रिकॉर्ड बन जाता है। और ये रिकॉर्ड उन्होंने अभी 17 मई 2026 को बनाया है, और उम्र इनकी आप बताइए कि 56 ईयर है। कामी रीता शेरपा, इनका जन्म हुआ था 1970 में 17 जनवरी को, और छोटी उम्र से ही, मतलब थोड़ी जन्म से नहीं, थोड़े बड़े हुए जैसे ही, तो शौक हुआ इनको पहाड़ पर चढ़ने का। ठीक है। पहली बार 1994 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उन्होंने, और उसके बाद से लगभग हर साल इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कुल 32वीं बार वो इस बार चढ़े हैं। ठीक है। शेरपा हैं। शेरपा जो है वो बर्फीली इलाकों की एक वहाँ की जाति है, हिमालय में मुख्य निवास नेपाल के पड़ने वाले जो हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ के होते हैं। ठीक है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। चले अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मई के महीने में ना वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है माउंट एवरेस्ट पर। इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इस तरह की स्थिति हो जाती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली जो महिला, पहली महिला है, उसका नाम बताएं जिन्हें माउंटेन क्वीन कहा जाता है। अब यहाँ पर महिला की बात हो रही है। ठीक है। वाली। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लहाकपा शेरपा। क्या है? लहाकपा शेरपा। ओके, ये रहा फोटोग्राफ इनका। ओके। तो इन्होंने 11वीं बार, या एक महिला के तौर पर 11वीं बार चढ़ना एक रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट पर। तो नेपाल की हैं वो, मशहूर पर्वतारोही, 52 ईयर की हैं, और 17 मई को माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने 11वीं बार चढ़ाई की है। और इसके साथ ही उन्होंने दुनिया की किसी भी महिला के द्वारा सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतह करने का जो ना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मजबूत कर लिया है अपना।
तो माउंटेन क्वीन के नाम से ये जानी जाती हैं दुनिया भर में। ठीक है। आपको बताऊं कि साल अ, हाँ ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, अगर सवाल हो कि भारत की जो है ना वो पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? बिछेंद्री पाल। ठीक है, बिछेंद्र पाल जो ना 1984 के आसपास उन्होंने चढ़ाई की थी, बिछेंद्र पाल ने। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, नेपाल में या नेपाल और चाइना के बीच में है ये माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। अगर फिट में कहेंगे तो 29,032 फीट होता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए साथ मिलकर, एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। ठीक है, ये है इस बार की जो थीम है, वो लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर, एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। तो ये वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेशन है 20 मई को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों है? तो ये दिन जो है ना वो एंटोन जानसा, उनका जन्म हुआ था 1734 में, उनकी याद में मनाया जाता है। तो मधुमक्खी पालन में बहुत इन्होंने क्रांतिकारी काम किया था। जो आज मधुमक्खी, जो शहद आप खाते हैं उनमें से ज़्यादा जो शहद है ना, वो मधुमक्खियाँ जो बॉक्स में पाली जाती हैं उसका होता है। ठीक है, प्राकृतिक जो रूप से जो पेड़ों पर जो छत्ते बनते हैं ना, उसके शहद बहुत कम हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, वो कठिन होता है। लेकिन बॉक्स में जो, वो भी नेचुरली है, बॉक्स में जो मधुमक्खी पालन होता है, वो काम एंटोन जानसा ने 1734 के आसपास मतलब किया था, मतलब उसके बाद ही किया था। तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले से मिल जाएगा ये ऐप, और यहाँ पर करंट फोर्स की तैयारी के लिए, तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लिए बेसिक मेंबरशिप बैच है। दूसरा है आईएसपीसीएस, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का होता है। और इसमें पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलते हैं। पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है। डेली का पीडीएफ तो फ्री होता है, लेकिन आपको इसके जरिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सारे सारे पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशंस के भी कुछ टेस्ट मिल जाएंगे, और अभी बम्पर छूट चल रही है, लाभ उठा सकते हैं आप। ठीक है, तो तैयारी शानदार हो जाएगी, क्वेश्चन खूब टकराते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का ही कहना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नॉर्वे के राजा का नाम बताएं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो जो है ना वो सौंपा है दिया है। तो यहाँ राजा का नाम पूछा जा रहा है, किंग का नाम पूछा जा रहा है, कहाँ के? तो वो है नॉर्वे के। आंसर क्या होगा? हेराल्ड पंचम, हेराल्ड फिफ्थ, ये है, इन्होंने दिया है। और नॉर्वे का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मिल गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और ये वहाँ के किंग जो हेराल्ड पंचम है वो दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कब दिया है इन्होंने? 18 मई को दिया है ये अवार्ड ठीक है, तो ये हाई लेवल का, उच्च श्रेणी का कहिए, ये अवार्ड है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नॉर्वे के हितों को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये बताया जा रहा है। एक दिन पहले ही स्वीडन में भी उनको अवार्ड दिया गया था, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, वो दिया गया था। अब एक विवाद जो बहुत ज़्यादा गहरा गया, नीदरलैंड के बाद नॉर्वे में भी, मीडिया के सवालों का जवाब ना देने और मीडिया की स्वतंत्रता पर जो भारत में जो स्थिति है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद गहराया है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं मई में, तो नीदरलैंड के बाद नॉर्वे पहुंचे थे, और वहाँ भी ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सवालों का जवाब न देने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। नॉर्वेजियन मीडिया द्वारा सवाल उठाए गए
दरअसल हुआ यूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, प्रेस ब्रीफिंग थी। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि मतलब सीधे नेता या व्यक्ति आएंगे और वो जो उनको ब्रीफ करना है वो ब्रीफ करेंगे और फिर चले जाएंगे, सवाल वो नहीं लेते हैं। तो ऐसा हुआ था वहाँ पर, नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर दोनों वहाँ पहुँचे थे। ठीक है। और वहीं पर क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तभी वहाँ की नॉर्वे की जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक हेल लिंग नाम है, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो नॉर्वेजियन पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने और मानवाधिकार को लेकर तीखे सवाल उठाए थे और पूछा भी, जैसे ये सवाल पूछ रही हैं वो और कह रही हैं कि आप मीडिया से क्यों नहीं बात करते हो, हमारा भी सवाल है, हमें आप जवाब दो। लेकिन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चले गए उठ के। ठीक है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में और भारत में भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। ये हैं जर्नलिस्ट। बाद में फिर विदेश मंत्रालय ने बैलेंस करने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं वेस्ट, कई सारे सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पर। विदेश सचिव नहीं, विदेश मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पश्चिम का डिपार्टमेंट अलग है। तो CB जॉर्ज हैं, उन्होंने कहा कि भारत का पक्ष रखा, कहा कि भारत एक सभ्यतागत राष्ट्र है और भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक्चुअल बात जो थी ना वो नहीं। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि नॉर्वे जो है ना, बाद में इन्होंने फिर जब इन पर अटैक हुआ सोशल मीडिया के जरिए, इन्होंने भी फिर जवाब दिया कि नॉर्वे जो है ना वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, मतलब सबसे आज़ाद प्रेस वहीं पर है, और इंडिया का स्थान 157 है। और फिर बीजेपी के पक्ष वाले यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष वाले, फिर दूसरी तरफ पक्ष वाले, एकदम घमासान सा हो गया मीडिया में। लेकिन एक बात तो यह है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो बातचीत करते हैं। तो ये आरोप लगता है कि जो भी प्रश्न है वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर खाते हैं, वॉलेट रखते हैं नहीं, इस तरह के जो है ना वो बचकाना से सवाल भारतीय मीडिया जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछती है। कोई काउंटर क्वेश्चन उस तरह के नहीं देखे जाते हैं। तो इस तरह को लेकर ये भी है, बात उठती रही है। और एक और बात है कि जो विदेश में जो यूरोपीय मानदंड है उसके मुताबिक नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड जैसे देशों में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, तो उसमें राष्ट्राध्यक्ष से सीधे सवाल जवाब करना एक नॉर्मल राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्कृति माना जाता है। और भारतीय कूटनीतिक रुख जो है ना वो जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से बदला है। ठीक है, पहले भारत के प्रधानमंत्री सीधे बातचीत किया करते थे मीडिया से, कोई भी सवाल हो, कड़ा से कड़ा सवाल हो, वो मीडिया पूछ दिया करता था। अब क्या है कि ऐसे मंचों पर खासतौर पर द्विपक्षीय समझौते, रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग, इन सब पर ध्यान केंद्रित करना भारतीय जो सरकार है वर्तमान की, वो चाहती है कि उसी पर रहे। ठीक है, और मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते। तो एक बहुत बड़ा बवाल, बहुत ज़्यादा विवाद वो आया है। और उसके बाद से भारतीय मीडिया का भी देखिएगा, चैनलों में, कई चैनलों में देखा कि एक तरह से प्रवक्ता के तौर पर भारत सरकार के वो बोलने लगे थे। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। विवाद तो होता रहता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत की मीडिया की स्वतंत्रता में अगर कोई सवाल हो तो इस तरह की चीज़ें भी आई हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा जो कि मई में हुई है, उस दौरान दोनों देशों के बीच में कई समझौते या कितने समझौते पर साइन किया गया, MOU साइन किया गया? आंसर क्या होगा इसका? 17, टोटल 17 समझौते हुए हैं। दरअसल यूरोप के कई देशों पर की यात्रा पर हैं। तो अभी मैंने नीदरलैंड के साथ जो MOU हुआ है वो दिया है मैंने, फिर स्वीडन का भी देंगे, फिर नॉर्वे का भी देंगे, ये सब हम आपको देंगे। फिर नॉर्डिक कंट्रीज के साथ एक मीटिंग भी हो रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब 1-2 दिनों में बताऊंगा मैं करंट अफेयर्स वीडियो में। अभी ये जानिए कि ये MOU साइन हुआ है, टोटल 17 MOU साइन हुए हैं। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, टोटल 17, ये वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों पर ये हुआ है मुख्य तौर पर। ठीक है, तो कौन कौन, अच्छा ये जो समझौते हुए ना वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉब जेनेट, उनकी मौजूदगी में हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या समझौते हैं? एक तो रणनीतिक और कूटनीतिक रोड मैप की बात की गई है,
उसमें यह है कि अगले 5 साल में व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, इन सब के सहयोग को लेकर, एआई को लेकर महत्वाकांक्षी एक खाका बनाए जाने की बात हुई है। दूसरी बात क्या है कि जो हायर लेवल की टेक्निक है, हाई टेक है और सेमीकंडक्टर है, उसको लेकर, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, और ASML, उसके बीच में सहयोग की बात हुई है। जो गुजरात में धरोला में सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट है टाटा का और उसका, तो उसको लेकर बातचीत हुई है। अगली बात यह है कि सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए ब्रेन ब्रिज की बात हुई है। दोनों देशों के जो महत्वपूर्ण और जो शिक्षण संस्थान है, जैसे IIT है और IISc है, और वहाँ के संस्थान टॉप लेवल के, उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। फिर महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता हुआ है खान मंत्रालय और डच विदेश मंत्रालय वहाँ के बीच में। डच जो है ना, नीदरलैंड को डच के तौर पर भी मतलब उच्चारित किया जाता है। वहाँ के नागरिक को डच कहा जाता है, या वहाँ के जो मंत्रालय हैं वो डच मिनिस्ट्री, इस तरह से नीदरलैंड। ठीक है। अगला क्या है, ऊर्जा यानी एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप की बात हुई है। इसके अलावा जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर बात हुई है। नीति आयोग के साथ ऊर्जा सहयोग, इसको लेकर भी बात हुई है। ठीक है। अगला मुद्दा क्या है, WAH यानी वाटर, एग्रीकल्चर और हेल्थ, इन सब को लेकर जो ना कल्पसर परियोजना है, उसको लेकर सहयोग की बात हुई है। गुजरात में ताजे पानी का जलाशय को लेकर नीदरलैंड की जो विश्व प्रसिद्ध जो डेल्टा और जल प्रबंधन तकनीक है, उसको जो ना वो इस्तेमाल करने पर बातचीत हुई है। पश्चिमी त्रिपुरा में इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर, इसको लेकर बातचीत हुई है। बातचीत का MOU साइन हो चुका है। बेंगलुरु में इंडो डच डेयरी ट्रेनिंग सेंटर, ये खोले जाने को लेकर जो है MOU साइन हुआ है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग को लेकर इंटर्नशिप और जो कौशल विकास है, इसको लेकर। स्वास्थ्य को लेकर सहयोग को लेकर, जैसे भारत में ICMR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और वहाँ डच स्वास्थ्य संस्थान जो वहाँ के हैं, उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं वो हैं। अगला क्या है, अगला है एजुकेशन और मोबिलिटी को लेकर ये बातचीत हुई है, यानी मानव गतिशीलता को लेकर। ये है कि माइग्रेशन और मोबिलिटी, वो भारतीय स्टूडेंट, रिसर्चर्स और जो पेशेवर हैं, उनके वीज़ा नियमों को आसान बनाना, सालाना 1000 वर्क परमिट वो जारी करने का खाका बनाया गया है। हायर एजुकेशन में सहयोग की बात की गई है दोनों देशों में। नालंदा यूनिवर्सिटी और ग्रोनेनियन यूनिवर्सिटी, उसके बीच में सहयोग की बात की गई है कि रिसर्च को लेकर, और स्टूडेंट जो है ना वो आना जाना रहेगा, एक दूसरे से सीखेंगे। और आखिरी जो टॉपिक है वो ये है, व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति यानी ट्रेड एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसको लेकर भी हुआ है। कस्टम एग्रीमेंट को लेकर हुआ है, जो सामान आना जाना है वो कितनी तेजी से हो सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस वगैरह, ड्यूटी वगैरह को लेकर कितनी तेजी से काम हो, वो हुआ है। और आखिरी ये है, चोल राजवंश के जो ताम्रपत्र हैं वो जो है ना वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंपे जा रहे हैं, जो मैंने कल के करंट अफेयर्स वीडियो में थोड़ा डिटेल बताया था इनके बारे में। ठीक है, कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र के बारे में। तो ये जो टोटल 17 जो है ना वो एग्रीमेंट हुए हैं। आपको पूरा पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन जो जिससे मेन पॉइंट्स है ना, ये सब है, ये है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। चोल राजवंश का ताम्रपत्र है, व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, रिसर्च को लेकर जो चीज़ हुई है, AI को लेकर जो कुछ हुआ है। ठीक है, कल्पसर परियोजना है जो कि गुजरात में है, उसको सहयोग को लेकर हुआ है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो नई तकनीक है, इन सब चीज़ों को लेकर जो भी कुछ हो रहा है वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये LGBTQ के जो अधिकार हैं उसकी जागरूकता को लेकर ये है। ठीक है, LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। एक सवाल आपसे, भारत की पहली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? भारत की पहली क्वीर सांसद कौन है? अभी हाल ही में वो उन्होंने शपथ ली है एक सांसद के तौर पर। राज्यसभा से हैं वो,
मशहूर वकील हैं। नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। सवाल मेरा है कि भारत की पहली क्वीर सांसद का नाम बताएं, क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए सीटों के आनुपातिक आरक्षण को कानूनी और संवैधानिक रूप निर्धारण करने के लिए स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है? एक राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग है, लेकिन ये अलग से है, ये चुनाव के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये बनाया है। 5 सदस्यीय ये आयोग होगा और इसके अध्यक्ष होंगे एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। कार्यकाल इस आयोग का, इस कमीशन का 6 मंथ होगा। ये आयोग केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक आदेश था, जिसमें जैसे कि कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ 2010 का और भी कई सारा था, तो उसके अनुपालन में गठित की गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि स्थानीय निकायों में, वहाँ के चुनाव में अगर आरक्षण देना है, चाहे ओबीसी हो या दूसरा भी हो, तो पहले राज्य के लिए ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा, वो चीज़ों को देखेगा, ठीक है। इसके अलावा व्यवहारिक डेटा जो है ना वो कलेक्ट करना होगा, ओके। आरक्षण की सीमा वो तय करनी होगी कि अलग अलग किसको देंगे हम, और कुल सीट से 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, इसी वजह से ये आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, तो किन 2 देशों के बीच में स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उसको ट्रांसफर कर दिया है? आंसर क्या होगा इसका? नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट गिव्स एनओडी नोड फॉर हैंड ओवर द 7 नेशनल हाईवेज स्ट्रेचेस टू NHIDCL, ठीक है। अब ये क्या है मामला, एक बार मैप के जरिए देखेंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। दरअसल मामला ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा नहीं, यहाँ पर ये करीब 20 या 22 किलोमीटर का ही है और ये बहुत संकरा है, ठीक है। यहाँ पर हाईवेज हैं भारत के, तो ये पूर्वोत्तर भारत से हमें बाकी के भारत में कनेक्टिविटी प्रदान करता है और ये बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। चिकन नेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुर्गी की के जो गर्दन होता है ना, उसकी तरफ पतला सा है, ओके। तो ये महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर 7 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे खंड हैं, उसको ये स्थानांतरित किया गया है NHAI को, ठीक है। हालांकि ये फैसला मतलब ये मई में लिया गया है और जल्द ही हो जाएगा और ये फैसला माना जाता है कि भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जो निर्बाध संपर्क है, वो महत्वपूर्ण होगा इसके लिए, ओके। तो ये देखिए आप, एक तरह से बाउंड्री है, इधर तीस्ता रिवर है और इधर नेपाल का बॉर्डर है, इस तरफ बांग्लादेश है और बीच में हाईवेज हैं, ठीक है। तो ये सुरक्षित रहे हमेशा के लिए। और एक और बात बताऊं, इसके ठीक यहाँ पर जो है ना वो ये है भूटान, यहाँ भूटान है और यहाँ तक ये चाइना है, इस लोकेशन तक, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये फैसला किया गया है वहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है संग्रहालय एक विभाजित विश्व को एकजुट करते हुए। ये है इस बार की थीम और ये इस दिवस की जो घोषणा है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम उसने 1977 में की थी, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर बेहतरीन करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। और आजकल मैं डेली रात को करीब 9 से 10 बजे के बीच में जो नए स्पेशल इशू पर लाइव भी आता हूं मैं और एक्सप्लेन करता हूं किसी विशेष विषय पर।
जैसे कल मैंने किया था यानी 19 मई की रात को विशेष वीडियो था, और वो था आपका जो रुपए की गिरावट है और उससे जो नुकसान हो रहा है और उसकी जो वजह हैं रुपए की गिरावट की, कई सारी वजह हैं, उस पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उसे भी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ओके, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर कल। एक तो रात को मिलेंगे स्पेशल टॉपिक पर, और कल सुबह ये टॉप 10 जो करंट अफेयर्स होते हैं 11 10, तो उस पर चर्चा करेंगे। ओके, बाय।